तो साथ वहाँ मौजूद लोगों के रवैये हैं जो कि कतन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है जी, बल्कि वो उस चैलेंज से बड़ा चैलेंज है कि लोगों के रवैयों को देखते हुए आपकी हिम्मत टूट भी रही है और आपने फिर खड़े होना है। तो अगर मुझे को देख के या आपको देख के कोई कानों को हाथ लगाते हैं तो वो उस बेचारे की सोच है। अगर वो कह रहा है या सोच रहा है कि उस बंदे को सज़ा मिली तो मोस्ट वेलकम। पैदाइश से लेकर आज तक ये फेस कर रहा हूँ, आगे भी जितनी लाइफ है उसमें यही चलना है क्योंकि रवैया नहीं बदल। ये वीडियो एक बाहिम्मत प्रोफेसर की है जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ रायवंड से है। शोबा फ़िज़िक्स से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद मेहदी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रायवंड के अंदर बतौर प्रिंसिपल तैनात हैं। फैन के पीछे नोब होती है ना कम तेज़ करने वाली, अच्छा, तो उसको हम घुमाएंगे, वो उसी अंदाज से तेज़ या आहिस्ता आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरे चैनल का जो हेडलाइन होती है और मेरे चैनल का जो मकसद होता है वो इंस्पायरेशन और लोगों को मोटिवेट करना होता है, तो इसी सिलसिले में आज मैं आपको एक बड़ी इंस्पायरेशनल शख्सियत के साथ मुलाकात करवाऊंगा। उनसे कुछ बातचीत करेंगे, उनकी ज़िंदगी के ऊपर बातचीत करेंगे, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनका जो कैरियर है, उन्होंने कैसे ख़ुद को अपने आप को इस्टेब्लिश किया, किस मुश्किल वक्त से वो गुज़रे और आज वो इस सीट पर मौजूद नज़र आ रहे हैं। ये मोहम्मद मेहदी साहब हैं और ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रायवंड के अंदर प्रिंसिपल हैं और यहाँ पर शोबा फ़िज़िक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। और ये इंतहाई शफीक और पंक्चुअल किस्म के टीचर हैं और इवन कोरोना के डेज़ में कोविड-19 जब पीक पर था तब भी इनकी क्लासेस किसी तौर पर भी मुतासिर नहीं हुई। बाकी बातें इनके साथ हम जो है वो बातचीत करके करते हैं कि ये अपने हवाले से जो कुछ बताना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल ठीक। मेहदी साहब, आपने, मेरा जो सबसे पहला सवाल आपसे है वो ये है कि आपने टीचिंग को ही अपना प्रोफेशन जो है वो क्यों बनाया? टीचिंग को एज अ प्रोफेशन मेरा शुरू से ही एक इसमें रुझान था, स्कूल डेज से ही। और मेरा दिल करता था कि मैं ना लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं इस लेवल पे आके और उनको कुछ देने की कोशिश करूं मुआशरे को इन रिटर्न। तो फिर अल्लाह ताला ने उसी तरफ से दरवाज़े खोल दिए। आप अपना ज़रा एकेडमिक रिकॉर्ड काइंडली बताइएगा कि आपने क्या किया, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपने कहाँ से ये एकेडमिक अपनी ज़रा क्वालिफ़िकेशन एक्सप्लेन कर दें। मैंने जी एमफिल किया हुआ है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से, यूईटी से, और उससे पहले एमएससी थी, वो साइंस कॉलेज से वादत रोड से की थी। तो वो भी बहुत अच्छी नंबरों में ग्रेड में किया है। यूईटी में भी बहुत अच्छे नंबर रहे मेरे। तो फिर मेरी रिसर्च है एमएससी में भी और एमफिल में भी। मैंने एमएससी में आमतौर पर लोग रिसर्च पे नहीं जाते, फिज़िक्स में 2 स्पेशल पेपर दे देते हैं। तो मैंने रिसर्च की थी रीन्यूएबल थर्मल टेक्नोलॉजीज़,
जिसको सादा ज़ुबान में अगर हम कहें तो सोलर सेल्स पे। तो वो बड़ी एक उस दौर में अच्छी रिसर्च थी। फिर अब लेटेस्ट जो था एमफिल का, उसमें मेरा नैनो टेक्नोलॉजी पे काम है। ये तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत। इसके ऊपर तो बड़ा बड़ा वास्ट ये फील्ड है। तो और इसमें बहुत काम हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान में भी माशाल्लाह शुरू हो चुका है। तो बहुत एक अच्छा मेरा रिजल्ट है उसके अंदर। मैंने गोल्ड नैनो पार्टिकल्स तैयार किए थे नॉन टॉक्सिक मेथड के ज़रिए, जो कि आगे मुख्तलिफ बीमारियों में स्पेशली कैंसर की ट्रीटमेंट में एज ड्रग डिलीवरी। यानी ये आपकी रिसर्च थी, आपने एम फिल्म में इसके ऊपर रिसर्च की थी? जी, ये मेरी रिसर्च थी। आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ का मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ आप कब आए? और आपको, चूँकि जैसे आपने कहा कि मेरा पैशन था और मैं चाहता था कि अपने आप को एक्सप्लोर करूं, अपनी जो सलाहियतें हैं उनको अपने स्टूडेंट्स को जो है ना कन्वे करूं और उनको उनके लिए जो है वो आसानियां बनाऊं, तो ये आप पब्लिक सर्विस कमीशन में कब आप? ये कि मैंने एमएससी के बाद अप्लाई किया था एज ए लेक्चरर। ये किस ईयर की बात है? ये बनता है 2001। तो उस दौर में कमीशन रिटन टेस्ट हुआ, फिर इंटरव्यूज़ हुए, उसमें भी पास किया। तो एक अच्छे नंबरों के साथ मैंने इंटरव्यू पास किया, क्योंकि सिलेक्शन और जो अपॉइंटमेंट थी वो हो रही थी इंटरव्यू बेस के ऊपर। तो मैं ना तो बहुत ऊपर था ना बिल्कुल बॉटम में, सेंटर में। तो मुझे भेजा गया मंडी बहाउद्दीन, क्योंकि लाहौर से उस मेरिट पे वही जगह करीब बनती थी पूरे पंजाब में। वहाँ पे 2 साल में रहा। फिर 2004 में 2004 में रायगंज में सीट खाली का पता चला और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी भी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी उस दौर में। पहले ये नॉन ट्रांसफरेबल था, बाद में ट्रांसफ़र की एक गुंजाइश निकली, तो मैं ये घर के लाहौर शहर में वापस आ गया। सही। तो इसका मतलब है कि जब आप की सिलेक्शन हुई थी थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, तो एज अ लेक्चरर हुई लेक्चरर थी 17 जी। स्केल। उसके बाद फिर डायरेक्ट सिलेक्शन मेरी हुई जी, असिस्टेंट प्रोफेसर की 18वें स्केल में 2011 में, वो भी कमीशन के थ्रू ही हुई। और जबकि मतलब जितना मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक 17 से 18 में जाने के लिए अगर आप रूटीन वाइज बात करें तो कम से कम उस दौर में 15 से 17 साल लग जाएगा। जी बिल्कुल। तो मुझे तो आपकी माशाल्लाह जी 17 के बाद विद इन कितने ईयर्स आप 9 साल के अंदर आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन हो गई थी और आप जो है वो असिस्टेंट हो गए। और अब मेरा ख्याल है आप एसोसिएट प्रोफेसर के बिल्कुल करीब है, आपकी सीनियरिटी जो है वो काफ़ी आगे है। जैसे ट्रेनिंग शुरू हो रही है अगले वीक से हमारी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले कुछ माह में हम एसोसिएट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपके लिए और एक मैं जो इसके अलावा कोई अगर और टीचर हो जिसके लिए, क्योंकि ना हर एक के लिए माहौल एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल। और ऑब्वियसली आपके लिए भी माहौल जो है वो बिल्कुल ऐसा तो नहीं था कि आप जैसे फ्लावर्स के ऊपर वॉक करने वाला तो नहीं था। आपको तो बड़ी हार्डशिप से जो है वो गुजरना पड़ा होगा। जी जी। बड़ी जगह पे आपकी डिस्करेजमेंट भी हुई होगी, क्योंकि आप एज एन इंस्पायरेशनल मैं आपको इसीलिए ले रहा हूँ कि आप उस डिस्करेजमेंट को कैसे बर्दाश्त करते थे और अपने आप को कैसे दोबारा चलने के काबिल बनाते थे और अपने पैशन को जो आप हासिल करना चाहते थे उसकी तरफ रवां दवा हुए। हाँ, ये अदनान भाई वाकई एक बहुत अहम सवाल है कि हर कदम पे आपको एक चैलेंज है। उस चैलेंज से आपने जब नबर्द आजमा होना है, तो साथ वहाँ मौजूद लोगों के रवैये हैं जो कि कतन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है जी। बल्कि वो उस चैलेंज से बड़ा चैलेंज है कि लोगों के रवैयों को देखते हुए आपकी हिम्मत टूट भी रही है और आपने फिर खड़े होना है और आगे बढ़ते जाना है। तो ये वाकई फ्रॉम डे 1 पैदाइश से लेकर आज तक ये फेस कर रहा हूँ। आगे भी जितनी लाइफ है उसमें यही चलना है, क्योंकि रवैये नहीं बदलते। चैलेंजेस तो हर बंदे को हर कदम पे, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि ये जो आजमाइशें हैं ये हमने तुम्हारे लिए लिख दी हुई हैं पहले से। अब उसमें से वही कामयाब होगा जो हिम्मत वाला होगा, जो इस्तकामत वाला होगा। ये तो खैर उसका तर्जुमा नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया तो जी। लेकिन रवैये डिस्करेजिंग होते हैं। चैलेंज तो चैलेंज है, उसको आपने ओवरकम करना है या फिर वहाँ पे हिम्मत हार जानी है।
लेकिन जो लोगों का एटीट्यूड होता है वो बड़ा डिस्करेजिंग होता है। तो आप अपने आप को फिर कैसे इंस्पायर किससे करते हैं अपने आप को? आपकी हाँ, इंस्पायरेशन तो कोई होगी जिस वजह से आप उस डिस्करेजमेंट को भी जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं और अपने आप को जो है ना इंकरेजमेंट अपने आप को देते रहते हैं, अपने आप को थपकी देते रहते हैं। ऑब्वियसली आसपास लोगों का रवैया आपको तोड़ के रख देता है, इसमें बिल्कुल कोई शक तोड़ता नहीं है। है। और आपके लिए तो खास तौर हाँ, पे एक आम आपके बंदे लिए तो के खास लिए तौर पे इतना होता है, तो अगर किसी के साथ कुछ फितरी तौर पे स्पेशलिटी है, अटैच है, कोई माजूरी है, तो उसके लिए तो फिर बाहर निकलना उस हॉल से बहुत मुश्किल है। अच्छा, इंस्पिरेशन अगर लेनी है ना, बींगा एक इंसान या एक मुसलमान, तो फिर हमें वहीं पे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है जहाँ जो अल्लाह ने हमें रास्ता बताया है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना है, कुरान पाक में है। अब अगर हम या मैं या बाकी जितना हम उस तरफ जाएंगे, हमारे अंदर मजबूती पैदा होगी। तो मैंने एक दो जगह पे, कई जगह पे पढ़ा बल्कि, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की दौर में निकलते थे सुबह को, बंदा बड़ा तवाना जज्बे के साथ आता है काम पे, तो आपका तो काम ही तबलीग था। तो लोगों से मिलना, अब लोगों ने वहाँ पे मजाक उड़ाना, गालम गलोच करनी, यह भी आया। अबू लहब, अबू जहल और इस तरह ये जो टोला था, इन्होंने इस जिस्मानी तकालीफ देनी। ठीक है जी। तो उसके बाद जब आप शाम को वापस आए, एक बंदा बिल्कुल टूट ही जाता है, 13 साल वो मेहनत कर रहा है, और अगली सुबह फिर वो खड़ा हो जाए, और उससे ज़्यादा जज्बे से जाकर उन लोगों को फिर अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ लाए, एक खुदा के, तो इससे ज़्यादा इंस्पिरेशन तो कहीं से नहीं मिल सकती। इसका मतलब हुआ कि आपकी इंस्पायरेशन माशाल्लाह जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इसमें कोई शक नहीं है कि उन जैसी मेहनत, उन जैसी तकलीफ़ को बर्दाश्त करना तो किसी के बस की भी बात बस नहीं की है। बात नहीं। तो अगर आपने उनको अपनी इंस्पायरेशन बनाया है तो ऑब्वियसली आप भी अब जो मुश्किलात और तकलीफ़ आती हैं उनको यही सोच समझ कर जो है वो तो मेरे बर्दाश्त नबी कर की लेते हैं। सुन्नत है। माशाल्लाह। तो ये मुझे आप बताइएगा कि आपके साथ ये जो मतलब आपका ये प्रॉब्लम जो है, ये आपका बाय बर्थ है या इस कोई एक्सीडेंटल कोई? मैंने ये बाय बर्थ है, बाय बर्थ है। बाय बर्थ। बाय बर्थ है। तो उस वक्त तो फैमिली की भी बड़ी मतलब एक आजमाइश भी होती है उस टाइम पे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। और जैसा कि आपको पता है कि मुआशरे के अंदर ये जो हमारी सोसाइटी है, ये आम तौर पर लोगों को जो उनके लिए काम ना आ सकें या उनके लिए काम ना कर सकें, उसको अपनी सोसाइटी के लिए बोझ समझते हैं। तो आई थिंक आपकी फैमिली को भी ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट के नतीजे में आपने उनको ये दिखाया कि आज आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, आप माशाल्लाह एमफिल भी हैं, और एक माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी जो है ना वो गुजार रहे हैं। बेशक जी, हकीकत है, फैमिली सपोर्ट के बगैर ये नामुमकिन था। इसमें जो पहला रोल आएगा हमेशा रहेगा क्रेडिट, वो मेरे पेरेंट्स को, स्पेशली मदर को, क्योंकि माँ ने बच्चे को खड़ा करना है। तो आई वॉज द फर्स्ट सन ऑफ माई मदर। मुझसे पहले 3 बहनें थी। तो हमारे मुआशरे में तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है बेटियां होना, और उसके बाद अगर आपका बेटा हो तो बड़ी अच्छी बात, फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी भी बड़ी हिम्मत थी वालिदैन की। मैं तो अब दुनिया को फेस कर रहा हूँ थोड़ी सी मेचोरिटी के बाद, तो पहला जो फेस किया उन सारी दुनिया की बातों को या जो भी चीज़ें थी, वो उनका ही हौसला था। मेरी मदर ने बहुत आउटस्टैंडिंग मुझे सपोर्ट किया, इनकरेज किया। फादर ने बहुत किया हर कदम पे, हर कदम पे। तो बाकी फैमिली मेम्बर्स ने तो आज तक साथ दे रहे हैं, और कब्र तक साथ चलेगा इंशाल्लाह। उन्हीं की वजह से फिर बंदा हौसला लेता है। बेशुमार मसाइल पैदा होते रहते हैं ज़िंदगी में, तो अगर आपकी फैमिली सपोर्ट आपके साथ है तो आप आगे निकल जाएंगे। अगर वही डिस्करेज करें या साथ ना दें तो फिर आगे जाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। तो आपका माशाल्लाह जो सफ़र है ये बड़ा इंस्पायरेशनल है जी, और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये मैसेज है जो ये रिसोर्सेज की कमी का जो है ना वो रोला जो है वो डालते रहते हैं कि जी हमें रिसोर्सेज नहीं मिलते। हम अब देखें, जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट जॉब्स हैं,
तो बेशक ये लिमिटेड भी होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के पास चांस तो होता है, वो compete करके आ सकते हैं। तो आप भी तो उसी कंपटीशन में से आए हुए हैं, आप भी उसी कंपटीशन में से डायरेक्ट सेलेक्ट होके आए हुए हैं। जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं चाहूँगा कि आप उन लोगों को भी एक ऐसा मैसेज दें कि एटलीस्ट उनको उनको इस बात का पता चले कि वो भी इस जो लोग इनसे आगे बढ़ गए हैं इसी सिचुएशन के अंदर, वो भी इसी दुनिया के हैं, वो भी इसी माहौल के अंदर भले पड़े हैं, लेकिन वो आगे निकल गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उनको ज़रूर कोई ना कोई मैसेज दें। बिल्कुल जी, मैसेज तो बनता है सबके लिए कि हमारे पास अल्लाह ताला का, अगर अल्लाह ताला ने कोई फितरी तौर पे या बाद में किसी बंदे में कोई कमी बेशी कर दी है तो वो एक आजमाइश है। थोड़ा सा ना मैं आपके सवाल से आगे निकल, क्योंकि आज मौका है। हम ज़िंदगी में ना तीन चीज़ मैंने बहुत देखा लोगों को, लोग आपके पास से गुजरेंगे तो कानों को हाथ लगाएंगे, तौबा करेंगे। तौबा मीन्स कि आप किसी अजाब का शिकार हैं या सज़ा याफ्ता हैं। अब कुदरत का असूल है, यूनिवर्सल लॉ भी है कि सज़ा गुनाह के बाद मिलती है। ऐसे ही है। ठीक है जी, अल्लाह ताला का हुक्म है, लिखा अल्लाह ताला का यानी कि एक कानून है कि कोई जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। मैंने अगर गुनाह किया या जुल्म किया तो आप पे उसका मेरे ओनली आई एम द लाइबल। ठीक है जी, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब एक ये एटीट्यूड है लोगों का। दूसरा एक है और आता है कि आजमाइश या अल्लाह ताला की पकड़। ये अल्लाह ताला के जो जिनको बहुत पसंद करता है उनके ऊपर ही ज़्यादा आजमाइश आ जाती है। आजमाइश के अंदर एक बुनियादी काम होता है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। रुजू मतलब तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, उसको याद करते हैं। पकड़ के अंदर हमें खुदा भूल जाता है। तो अगर मुझे को देख के या आपको देख के को कानों को हाथ लगाता है तो वो उस बेचारे की सोच है। अगर वो कह रहा है या सोच रहा है कि इस बंदे को सज़ा मिली तो मोस्ट वेलकम, वो उसकी बिल्कुल बचकाना। सही कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल जी उनकी अपनी सोच है। और दूसरी बात ये कि आपकी कन्वर्सेशन, जब मैं ये गुफ्तगू चल रही है हमारी, तो उसमें मैंने एक बात नोट की है कि बेशक आप साइंस टीचर हैं, आपका फिज़िक्स सब्जेक्ट है, लेकिन आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो बड़े पक्के हैं। और अपना जो आपका अकीदा और ईमान है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो भी मैं अपनी मेहनत से कर सकता हूँ, अल्लाह ताला मुझे कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं करता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास के लोग क्या कहते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एंड इट इज़ रियली इंस्पायरिंग फॉर मी। मैं वाकई में इसको देख के जो है ना बहुत इंस्पायर हूँ, क्योंकि मैंने कम्युनिटी के अंदर बहुत से लोगों को देखा हुआ है जो अपने आप को मासूम बना के, लाचार बना के बैठ जाते हैं। दे डोंट डू एनी वर्क। ठीक है, लेकिन आप माशाल्लाह जी एक इंस्पायरिंग इस हवाले से तो बिल्कुल हैं। तो आपको किसी किस्म की मुश्किलात तो नहीं आती? आप चूँकि तकरीबन यहाँ कॉलेज से आपका घर तकरीबन 8-10 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर है, और वो ख़ुद आप ड्राइव करके भी आते हैं, तो कोई किसी किस्म की मुश्किलात तो नहीं आती? या पढ़ाते हुए या जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आपको किसी किस्म की मुश्किल आती हो? नहीं, ये पहले दिन से माशाल्लाह तकरीबन 20 ईयर्स, मोर देन 20 हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का कोई ख़ास करम है, एहसान है कि इस तरह का कोई सिचुएशन मेरे साथ नहीं हुई। कभी कोई बच्चा हल्की फुल्की बात कर ले, वो एक एज का तकाजा तो और बात है। अदरवाइज़ मुश्किलात कोई नहीं है। एक लाइफ सेट हो चुकी है इसी सिस्टम के साथ। तो मेरे लिए कोई भी रूटीन टास्क डेली या कोई कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ ना, अल्लाह ताला माफ़ रखे, कि मेरे लिए ज़िंदगी में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, बड़ा बोलना हो, हकीकत है। क्योंकि मैंने इस पूरी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। आई डू नॉट नीड एनी असिस्टेंस एंड आई आल्सो डू नॉट नीड एनी अप्रिसिएशन। ठीक है जी, आप एक दूसरे को अकोमोडेट करें, मुझे भी अकोमोडेट करें, यही लाइफ है। और आपका अपने कुलीग्स के बारे में क्या व्यू है? वो आपके लिए सपोर्टिव हैं, वो आपको इनकरेज करते हैं? देखें, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एक अच्छा दोस्तों के साथ ताल्लुक़ है। कुछ आए इतने लंबे सफ़र में यहाँ पे, बाकी पहले मंडी बाउद्दीन में भी आते जाते रहे दोस्त, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी दोस्त के साथ मुझे इन मामलात पे कोई मसला नहीं आया। दे आर सपोर्टिव, बहुत जेनरसली सपोर्ट करते हैं, बल्कि बाज़ का मोर इतनी उनकी प्रोटेक्टिव होता है उनका मेरे लिए एटीट्यूड, कि मुझे लगता है ये मेरे
पेरेंट्स की तरह हैं। ये एक बिल्कुल एक नई डायमेंशन है ह्यूमन लाइफ की, कि आपको लगे कि यार ये जो बंदा है ये मेरी केयर मेरे बहन भाइयों या वालिदैन की तरह कर रहा है। क्या हम क्या एक्सपेक्ट करें कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट कॉलेज रायबंड के अंदर मेहदी साहब जो हैं वो किस किस्म की रेवोल्यूशंस लेकर आएंगे? हम चूँकि जैसी आपकी लाइफ इंस्पिरेशनल है, जैसे आपकी पूरी ज़िंदगी की कहानी मैंने सुनी है वो बड़ी इंस्पिरेशनल सी थी और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ आपसे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस कॉलेज के लिए इन फ्यूचर जो है वो किस किस्म की एक रोड मैप आपने तैयार किया हुआ है? ऑब्वियसली आपके जहन में तो है, तो उसको अगर कोई थोड़ा बहुत आप मेरे सामने शेयर कर लें तो। अदनान भाई, इसमें इस तरह है कि हम एक रिमोट एरिया में लाहौर के एंड पे बैठे हुए हैं। छोटा सा हमारा कॉलेज है देखने में बाज़ार, 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं, और ये वो बच्चे हैं जो प्राइवेट, यहाँ पे बेशुमार इर्द गिर्द प्राइवेट इंस्टीट्यूट होंगे जो वहाँ पे नहीं जा सकते। अब इनके लिए जो मुकाम है वो ये कॉलेज है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो फैकल्टी है 3 PhD हैं, मुझ समेत 6-7 बंदे MPhil हैं, 2 PhD ऑलरेडी जिनकी कंटिन्यू है। तो एक बहुत कंड्यूसिव और प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट है। क्लासेस बेसिकली तो हमारा फंक्शन यहाँ पे टीचिंग है। क्लासेस हो रही थी, मीनवाइल कोविड आ गया, कोविड-19, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई, रुका काम, ऑनलाइन गए। ऑनलाइन यहाँ पे क्लासेस ऐसा इतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकी। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम यहाँ पे एक तो टीचर्स की तादाद, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने जा रहे हैं। बिल्डिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी, वैसे सफिशेंट है फ़िलहाल। दूसरा, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंशाल्लाह पहले की तरह हम या पहले से भी ज़्यादा हम देंगे। वी हैव टू कम्पीट विद अदर इंस्टीट्यूट्स इन आवर सराउंडिंग एंड इन लाहौर सिटी। तो यहाँ से अच्छे लोग गए माशाल्लाह। 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो फ़ौज में मेजर के रैंक तक पहुँच गए, कुछ सिविल सर्विस में चला गया। यहाँ से पढ़े हुए बच्चे हैं जो लेक्चरर और स्कूल टीचर हैं। वो आप ही के स्टूडेंट? जी, मेरे स्टूडेंट हैं। एक बच्चा जो MBBS कर गया रिसेंटली। तो एक गांव के कॉलेज में जहाँ पे बिल्कुल जो एक हम सोचें कि सहूलियात का फुकदान है सोचने में, तो वहाँ से अगर इतनी अच्छी आउटपुट मिल रही है तो हम यहाँ पे मेहनत करेंगे। दोस्तों का ताउन साथ है, आगे भी साथ रहेगा और इंशाल्लाह एक हम इसको इस इलाके में एक बहुत अच्छे लेवल का कॉलेज बनाएंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा जी आपसे गुफ्तगू करके, और आई होप कि जो हमारे सुनने वाले हैं इन्होंने भी आपकी बातों से बड़े मुस्तफ़ीद हुए होंगे। और बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा और ख़ास तौर पे मैं मैसेज देना चाहूँगा। ये डेली पाकिस्तान पे कई दफ़ा इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं लोग, और लोगों का इंटरव्यू लेते हैं भाई साहब, और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ चैनल्स पे कई यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं। तो उनका जिसको भी वो इंटरव्यू लेने जाते हैं तो वो कोई ना कोई उनकी मजबूरियों को दिखा रहे होते हैं, उनकी मजबूरियों को शेयर कर रहे होते हैं कि कोई उनके साथ हमदर्दी की जाए, उनके साथ कोई जो है ना वो मतलब किसी तरह कम्युनिटी सपोर्ट करे। लेकिन मैं उनसे ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप यहाँ भी आएँ और इस शख्स को भी देखें जो कि इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो बिल्कुल इनकी जो है ना प्रमोशन पाइपलाइन में है। 18वें में तो ये हैं, 19वें में बहुत करीब हैं। इनके साथ भी आके बात करें और फिर सोसाइटी को ये पैगाम दें कि किसी किस्म की कमी का होना, किसी चीज़ का मतलब लैकनेस जो होती है, ये आप ज़रूरी नहीं कि लैकनेस है तो आप सोसाइटी के अंदर जो है वो रह नहीं सकते और अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकते और आपको सिर्फ लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं। आप एक अच्छा सबक, अच्छा लेसन भी जो है वो यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं वेलकम करूँगा उनको भी, और वो आके इनसे जो है वो बातचीत करें इंशाल्लाह ताला जी। मैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में भी कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी और इंस्पायरेशनल स्टोरी के साथ आऊँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।